गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे थे। पिछली कक्षाओं में भी हमने इसी चैप्टर को पढ़ा, डिटेल से पढ़ा। हमने इस चीज़ों को कैसे, ये इसका समाज कैसा था, राजनीति कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसा था, यहाँ का नगरीय नियोजन कैसी थी, जल निकास प्रणाली कैसी थी, यहाँ का स्थापत्य कैसा था, स्थापत्य जिसको बोलते हैं, मूर्तिकला कैसा था, और एक तरीके से आप देखेंगे यहाँ के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्थलों का उत्खनन, मतलब इन साइटों की खोज किसने और कहाँ और किस वर्ष की है। जितने भी भारतीय उपमहाद्वीप में या अफगानिस्तान या पाकिस्तान में जितने भी साइट्स मिले हैं, मोस्टली आप देखेंगे तो इंडियन साइट्स के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। हड़प, ये चनोदड़ो हो गया, रोपड़, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे आज, फिर उसके बाद उत्खनन को पढ़ेंगे। तो चलिए, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? यह एक सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है कि एक ग्रेट सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इसके जैसी सभ्यता आज तक देखा जाए कंटेम्प्रेरी या समकालीन भारत में ही नहीं, विश्व में नहीं देखी गई। क्योंकि इसके ऐसा नहीं कि समकालीन सभ्यताएं नहीं थी। इसके समकालीन सभ्यता आप देखेंगे तो चाइना की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी। लेकिन इसी को सबसे महान सभ्यता बोला गया क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता से तात्पर्य ये है कि मतलब कि यहाँ की जितने भी चीजें, घर थे वो पक्की ईंटों के बने थे। एक तरीके से आप देखेंगे तो ड्रेनेज पैटर्न, अपवाह तंत्र, जो भी नालों का मतलब कि नाली उली का जो भी चीजें थी वो छोटे रास्तों से निकलकर एक बड़े नालों में या बड़े रास्तों में जाकर मिलती थी। बहुत सारी चीजें हैं जो इसको एक महान सभ्यता के रूप में परिभाषित करती हैं। तो उम्मीद है चीजें रिवीजन हो गई। रिवीजन करना अगर तो प्लेलिस्ट में जाइए और इस लेक्चर को शुरू से देखिए तो चीजें आपको समझ में आएगी। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्थलों का उत्खनन। चनुदड़ो, जिसका उत्खनन 1931 में गोपाल मजुमदार ने किया था। ठीक, ये सबको नोट करते चलिएगा। रोपड़, जो कि पंजाब में है, 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। ठीक, कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है, 1953 ए घोष ने किया था। लोथल, गुजरात में है, 1955 से 63 के बीच में जो उत्खनन या खुदाई चली। शिकारीपुर, रंगानाथ राव, शिकारीपुरा रंगानाथ राव। धौलावीरा 1991 में आर.एस. बिष्ट ने की थी। ये चीजें नोट करिए। उसके बाद में कुछ साइट्स है जहाँ पे चीजें मिली हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ मुख्य स्थल पढ़ लेते हैं हम। इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी का मतलब होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, उसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। पहला जो साइट है जो पढ़ेंगे हम, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में जैसे कि एग्जाम्पल विशाल, एक तरीके विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार क्या हमें एक तरीके से प्रदर्शित करता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की विज्ञान और प्रौद्योगिकी को हमें बताता है, तो कितनी उन्नत उस समय रही होगी। विशाल अन्नागार, और अन्नागार उस समय ऐसे बनते थे सिंधु सभ्यता में, मतलब कि वर्तमान इसमें आप देखेंगे भंडारा जहाँ पे अनाज रखे जाते थे। एक तरीके से खुला दार, जैसे कि एक तरीके से कोई अनाज अगर रखा जाए तो वो सड़े ना। विशेषता मैं बता रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक में मतलब कैसे चीजें वहां बनती थी पहले। खुलादार मतलब रोशनदार, रोशनी के मतलब हवा आने के लिए रोशनदान बनते थे, मतलब कि कहीं से मतलब कि कोई कीटनाशक न लग पाए, ऐसी चीजें वहां रखी जाती थी दवा के रूप में एक तरीके से। और इस हिसाब से उसको डिजाइन या बना के रखा जाता जिससे कि अनाज बहुत दिनों तक मतलब सस्टेन कर जाए, मतलब रहे, खराब ना हो। ये चीजें तो उसके विज्ञान और टेक्नोलॉजी को बताती है। स्तूप थे, आप देखेंगे कपास और चावल, गेहूं के भी कुछ प्रमाण मिले हैं। कांस्य की मूर्तियां जैसे कि आप देखेंगे, मैंने पिछली कक्षा में कांस्य की मूर्तियों के बारे में कुछ बताया था, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि कांस्य की मूर्तियां बनती कैसी हैं। हालांकि सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। और मैंने एक चीज नहीं बताया, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे से लोग जो थे अपरिचित थे। आयरन की मतलब उस समय देखेंगे तो आयरन का हमें कोई साक्ष्य में आयरन का नहीं मिलता, इसीलिए आप देखेंगे आयरन का कोई साक्ष्य नहीं। आयरन का साक्ष्य जानते हैं आप? 1000 BC के करीब मिला है। 1000 BC इन द सेंस आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल की तरफ। आप जब पढ़ेंगे 1500 से ऋग्वैदिक पीरियड स्टार्ट है 1000, और फिर 1000 से उत्तर वैदिक काल, उस समय हमें लोहे का आविष्कार मिला। तब जाके हम कृषि की पकड़ हुई, एक तरीके से काफी कृषि का विस्तार हुआ। आप पढ़ेंगे एक तरीके से आयरन की खोज को आयरन क्रांति के नाम से, या एक तरीके से देखेंगे लौह क्रांति के नाम से भी बोला जाता है कि उसके बाद कृषि का विस्तार हुआ, धीरे धीरे चीजें विकसित होती चली गई। तो कांस्य की मूर्तियां सिंधु सभ्यता में, कांस्य की मूर्तियां एक तरीके से लुप्त मोम टेक्निक से बनती थी। लुप्त मोम टेक्निक का मतलब होता, मैं लिख देता हूं, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा। लुप्त मोम टेक्निक। लुप्त मोम टेक्निक का, मोम का मतलब होता है मोमबत्ती वाला मोम, जानते वही मोम। एक तरीके से होता क्या था कि जैसे पहले की मूर्तियां जो कांस्य मूर्तियां बनती थी पहले, एक तरीके से आप देखेंगे तो
आप मोम की मूर्तियां बनती थी, ठीक। मोम की मूर्तियां बनने के बाद उस पर एक मिट्टी का लेप चढ़ाया जाता था। जब मिट्टी का लेप सूख जाता था तो उसके बाद उसमें होल या छेद करके जो अंदर उसके मिट्टी के लेप के अंदर जो मोम होता था उसको निकाल दिया जाता था। निकालने के बाद वो एक तरीके से सांचे के रूप में मिट्टी के ढल जाता था। उसके बाद कांस्य इन द सेंस कॉपर और एसाइन, जिसको टिन बोलते हैं, ये एक मिक्सर होता है कांस्य का। एक तरीके से इसको पिघला कर, हीट कर कर, गर्म कर कर उस सांचे के अंदर डाला जाता था जो मिट्टी का था। उसके बाद जब वो सूख जाता था तो मिट्टी के लेप को हटा दिया जाता था। उसी ढाल में या उसी आकार में मूर्ति ढल जाती थी। बहुत ही उन्नत टेक्निक से बनाई जाती थी मूर्तियां, बहुत फेमस, मतलब एक तरीके से काफी प्रख्यात है इस सभ्यता की इस मूर्तियों के बारे में। ये एक तरीके से इसकी कला को प्रदर्शित करता है, आर्ट एंड कल्चर को बताता है कि उसमें आर्ट एंड कल्चर कैसा था। उसमें आप देखेंगे कभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कक्षा 7 या 8 के एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आई थिंक 7th के एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति भी मिली। एक तरीके से आप देखेंगे तो दाढ़ी वाले, वो एक तरीके से आप देखेंगे तो कभी बुक खोलेंगे तो बुक के पहले या दूसरे पन्ने पे वो दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति मिल जाएगी, मतलब एक तरीके से उसका पिक्चर मिल जाएगा। ये मतलब ये पूछ देगा कि दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति कहाँ से मिली थी, तो आप मोहनजोदड़ो ऑप्शन होगा तो मोहनजोदड़ो लगाएगा। फिर एक महाविद्यालय और पशुपति, ये सब सारी चीजें नोट करिएगा। फिर मैं कालीबंगा को बता रहा हूँ। तो चलिए हम कालीबंगा को बताएं। कालीबंगा राजस्थान में, ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूं, आप लोग समझ जाएगा, मैं बोल भी दे रहा हूं राजस्थान। तो वहां से क्या, शीशे की चूड़ियां जो पहना जाता है, शीशे की चूड़ियां, जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है, 7 अग्नि वेदिका और ऊंट की हड्डी, कच्ची ईंटें, ये सब सारी चीजें कालीबंगा से मिली। ये सब सारी चीजें नोट करिए, फिर मैं दूसरे स्थल के बारे में बताऊंगा। तो चलिए एक अलग साइट के स्थल के बारे में पढ़ते हैं, लोथल, जो कि गुजरात में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारी चीजें पूछी जाती है यहाँ से। तो चलिए दोस्तों, पहला था बंदरगाह। बंदरगाह यानी पोर्ट, गोदीवाड़ा डॉकयार्ड, जहां जहाजें आकर लगती हैं उसको गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड कहते हैं। लकड़ी का जहाज, आज भी बन रहे लकड़ी के जहाज, उस समय भी लकड़ी के जहाज के प्रमाण मिले। मन के बनाने के कारखाने और हाथी के दांत, मापतौल का उपकरण। मापतौल का मतलब समझते हैं आप, जैसे कि आप देखेंगे, आज तो आप देखेंगे मॉडर्न पीरियड में आप देखेंगे तो कोई भी चीज वेइंग मशीन आ गई है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, लेकिन पहले क्या था, तराजू में जो भी चीजें हम तौलते थे या मापते थे तो एक हिंदी में जिसको बटखरा बोला जाता है, तो वो चीजें तौलने या कोई भी सामान देने के लिए वो चीजें पहले थी। मापतौल की व्यवस्था थी उस समय, मतलब मिले हमें जो भी साइट से। चित्रित मृदभांड इन द सेंस पोइट्री के बारे में मैंने बताया था, मतलब आर्ट एंड कल्चर में भी बताया दिया था, मतलब कि इसकी कला में कि मृदभांड क्या है, मतलब कोई एक तरीके से पोइट्री गगरी की तरह चीजें होती है जिसमें कि कोई भी चीज हमको रिस्टोर करके रख सकते हैं। रिस्टोर इन द सेंस, मान लीजिए कोई लिक्विड चीज, पेय पदार्थ भी रख सकते हैं, जैसे कि उस समय एग्जाम्पल में आप लें तो सोमरस भी आप रख सकते हैं, उस सब चीजें, अनाज भी रख सकते थे, पानी के लिए भी पानी भी रखी जाती है, जो वर्तमान समय भी आप देखेंगे कहीं कहीं गाँव में आप वैसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आधुनिक शतरंज का मतलब कि सिंधु सभ्यता का मनोरंजन का जो साधन था शतरंज था। शतरंज जैसे जो वर्तमान समय भी खेले जाते हैं, चेस जिसको बोला जा सकता है, पासे के तौर पे जो चीजें खेली जाती है, ये एक तरीके से मनोरंजन का साधन था सिंधु सभ्यता का। घोड़े और टेराकोटा की मूर्तियां, हालांकि आप देखेंगे तो सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से भी परिचित है, लेकिन अपवाद आप देखेंगे कि लोथल से कुछ जगहों से आपको देखेंगे घोड़े के अवशेष मिले हुए हैं। तो ये तो एक तरीके से घोड़े और टेराकोटा की मूर्तियां हैं। टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी, केवल मिट्टी नहीं, पकी हुई मिट्टी। जैसे कि कोई भट्टी में अगर पकी हुई मिट्टी को अगर बोला जाए, कोई चीज उसमें आकार देकर चीजें बनाई जाती हैं तो उसको टेराकोटा बोलते हैं। तो ये चीजें दोस्तों नोट करिएगा। मैं इसके बाद दूसरे साइट्स को लिखवाता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम इसलिए थोड़ा सा मैनेज करिए, इस चीज को नोट करिए, मैं दूसरा लिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम चनोदड़ो को पढ़ते हैं। एक अलग साइट है चनोदड़ो, जहां से हमें मन के बनाने के कारखाने, कुछ आभूषण के अवशेष, सौंदर्य प्रसाधन मतलब महिलाओं के जो सज्जा सामान होते हैं, मतलब सजने के जो भी, उसके प्रमाण जो है हमें चनोदड़ो से मिले हैं। उसके बाद दुर्गीकरण का भाव, मतलब दुर्गीकरण मतलब कोई भी अगर चीजें बनती है, जैसे कोई घर हो गया, किला होगा, उसका मतलब दुर्गीकरण मतलब किनारे से जो तरह से घेराव होता है उसका अभाव था। लिपस्टिक, उपयोग के साथ, मेहरगढ़ में आप देखेंगे तो मन के बनाने का कारखाना, मतलब यहाँ से भी मिले, कंफ्यूज मत होइएगा, चनोदड़ो से भी मिले हैं, मेहरगढ़ से भी मिले। बर्तन, तांबे के औजार, याद रखिएगा हमें लोहे के औजार नहीं मिलते हैं, ना लोहे के अवशेष मिलते हैं, इसलिए हमें लोहे के कोई औजार भी नहीं मिलते हैं, और तांबे के औजार मिलते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि इसके बाद से जो कृषि थी काफी उन्नत हो, क्योंकि लोहे के आविष्कार से लोहा मजबूत होता तांबे से, तो एक तरीके से खेती, एक तरीके से जमीन जो खोदने की क्षमता वो ज्यादा है, इसलिए आप देखेंगे लोहे के विस्तार से एक तरीके से चीजें जनपद से महाजनपद में बताऊंगा कैसे चीजें बदली, समाज कैसे बदला, राजनीति कैसे बदली, आर्थिक व्यवस्था कैसे बदली, धर्म कैसे बदला धीरे धीरे, वो सारी चीजें इन सब चीजों पर डिपेंड करती है।
तो आइए बर्तन, बनवाली, खिलौना हल, जौ, लाजवर्द, अग्निवेदियां। और 2 पॉइंट मैंने इधर लिखा है, अरिय गलियों वाला एकमात्र नगर, अरिय गलियों वाला एकमात्र नगर और अंडाकार बस्तियां। इन चीजों को नोट करिए, 2-3 पॉइंट और मैं लिखा देता हूं। और आइए दोस्तों, तो हम एक अलग साइट के बारे में पढ़ते हैं, आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में आपको बताया था मैंने कि एक नवीनतम साइट खोजी गई है सोनौली, जो कि बागपत में मिली हुई है। उस पर भी काम चल रहा है, उस पर काम चलेगा। जब वो चीजें पब्लिक होंगी या डाटा पब्लिश होगी तो वो किताबों में छपेंगे उसके बारे में, जो भी चीजें वहां से मिलेंगी। तो चलिए, हम यहाँ से क्या क्या मिला है। तांबे के बने हुए टूटे फलक मिले हैं, मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं और नाक पर कपड़े, बोले या तो कपड़े छपे हुए मिले हैं, वो भी चीजें, मतलब ये पूछ देता है कि कहाँ से नाक पर कपड़े छपे हुए मिले हैं, तो आलमगीरपुर यूपी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार। तो चलिए, उम्मीद है ये लेक्चर थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने काफी 2-3-4 लेक्चर लगे इस चीज को कंप्लीट करने में, सिंधु सभ्यता। इसके अगर इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये लेक्चर मिलेंगे आपको सीरीज में, आप चीजें देखेंगे तो आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने हर चीज पढ़ाया है। उसके बाद इस लेक्चर के बाद मैं क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा, मतलब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उसी लेक्चर में मैं एक तरीके से, आप देखेंगे तो वैदिक काल को पढ़ा दूंगा, कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा वैदिक काल का। हाँ, हालांकि आप देखेंगे मैंने शुरू में बताया था कि इतिहास का परिवर्तन जो होता है 4 आधारों पे होता है। कैसे? समाज में जब परिवर्तन हो, राजनीति में परिवर्तन हो, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो, उसके धर्म में परिवर्तन, तो उन्हीं आधारों पे हम देखेंगे तो इतिहास बदलता रहता है। मतलब कि इतिहास एक तरीके से ऐतिहासिक चीज बदलती रहती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, धर्म कैसा था, वहां का रिलीजन कैसा था। वहां का रिलीजन में आप देखेंगे तो एक तरीके से दोनों चीजें पाई गई हैं। एक तरीके से आप देखेंगे तो प्रकृतिवादी अवधारणा, एक तरीके से आप देखेंगे तो मूर्ति, एक तरीके से मूर्ति तो मिली लेकिन मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो थोड़ा सा मैं इस चीज को रिविजन करता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी महान सभ्यता थी, या यूं कहे तो पूरे विश्व की सबसे महान सभ्यताओं में इसका नाम आता है। ऐसा नहीं कि केवल यही सभ्यता थी, इसके समकालीन या कंटेम्परेरी कई सभ्यताएं थी। जैसे कि कई सभ्यताएं में अगर आप देखेंगे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, चाइना की सभ्यता थी, और आप देखेंगे तो एक थी मिस्र की सभ्यता, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया सारी चीजों की, कौन सी किस नदी के किनारे हैं चीजें हैं, मैंने सब बताया था। आइए इसके बारे में मैं कुछ रिविजन करता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता को ग्रेट सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता था? ग्रेट सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि एक तरीके से यह नगरीय सभ्यता थी, सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली थी, एक तरीके से विज्ञान प्रौद्योगिकी काफी डेवलप था इस समय, आप देखेंगे तो। फिर इसमें स्थापत्य कला कैसा था, मूर्ति कला कैसी थी, काफी उन्नत टेक्निक से मूर्तियां बनाई जाती, जो कांस्य प्रतिमाएं जो बनी है, जो हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती हैं चीजें। बहुत सारी चीजें हैं जो इसको महान सभ्यताओं में एक तरीके से परिभाषित या लाकर खड़ा करती हैं। और इसका टाइम पीरियड जो है कभी कभी पूछ देता है 2500 से 1900 बीसी। हालांकि ये एक तरीके से मैच्योर फेज भी बोलते हैं। इसके पहले भी सिंधु सभ्यता का स्टार्टिंग था। आप देखेंगे तो 35,000 बीसी से 25,000 बीसी तक, उसको एक तरीके से प्री हड़प्पा काल भी बोल सकते हैं। और फिर इसको हम लोग मैच्योर फेज को पढ़ते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे पोस्ट हड़प्पा काल पढ़ेंगे, उत्तर हड़प्पा काल जिसको बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड आप देखेंगे तो 1900 से 1200 बीसी तक बताया जाता है। हालांकि इस समय तक तो आर्य इन्वेजन हो चुके थे भारतीय उपमहाद्वीप में, सब सन 2 प्रदेश को क्रॉस करके भारत में एक तरीके से आर्य लोग आ चुके थे। वैदिक काल पढ़ाऊंगा तो उनके बारे में बताऊंगा, आर्य कैसे आए, कहाँ से आए। कई थ्योरी दी गई, मैक्स मूलर की थ्योरी सबसे एक्सपेक्टेबल थ्योरी, मतलब एक्सेप्ट की गई उस थ्योरी को, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से कोई भी चीज, देखिए हिस्ट्री में कुछ भी होता है कि जैसे कि अगर आप एविडेंस देते हैं या कुछ कई हिस्टोरियन किसी एक मत पर आकर अपना मत देते हैं तो उन चीजों को प्रमाणित किया, प्रमाण के तौर पर उस चीजों को माना जाता है। हम हिस्ट्री में कोई भी चीज, क्योंकि हम 3 चीजों पे हिस्ट्री में कुछ भी चीजों को डिसाइड कर सकते हैं। किन चीजों पे? एक तो आप देखेंगे तो पुरातात्विक साक्ष्य देख सकते हैं, ठीक, पुरातात्विक साक्ष्य। एक होता है साहित्यिक साक्ष्य, मतलब कि कोई चीज अगर किसी समकालीन इतिहास या हिस्टोरियन ने किसी चीज के बारे में, उस साम्राज्य या किसी चीज के बारे में लिखा है तो वहां से हमें उनके बारे में पता चलता है। कुछ आप देखेंगे मौर्य एम्पायर को जब पढ़ेंगे अशोक के बारे में, अशोक के बारे में हम शिलालेखों से प्राप्त होता है, मतलब शिलालेखों से हम चीजों के बारे में जानते हैं। शिलालेखों के माध्यम से तो जानते ही हैं, लेकिन उस समय देखेंगे तो कई ग्रंथ भी लिखे गए उनके समना, अगर समकालीन इतिहासकार बोले या अर्थशास्त्र आप देखेंगे तो उस समय अशोक के समय या चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौटिल्य थे, जिसको विष्णुगुप्त के मतलब विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वो लोग इन चीजों के बारे में, उनके समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था, सारी चीजों के बारे में लिखते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में हमें पता चलता है। लेकिन
यही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें केवल आप देखेंगे तो केवल हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स या वहाँ पे जो भी चीजें मिली है हम उसी के बेसिस पे इस सभ्यता को जान सके, क्योंकि आज तक इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। मेसोपोटामिया में जो सभ्यताएं थी उसकी लिपि को तो खैर पढ़ा जा सका है, लेकिन अभी तक इस जो भी ये सभ्यता की लिपि थी, जो भी लिपि लिखी गई, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। यही कारण है कि हम लोग अभी इसके बारे में बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं। अगर भविष्य में अगर हो सके तो जो लिपि मिली है उस लिपि को अगर पढ़ा जाए तो इस सभ्यता के बारे में हमें और भी जानने को मिल सकता है। तो मैंने जो चीजें बताई, सभ्यताओं को महान क्यों कहा गया है, चीजें क्या थी, हर चीज मतलब कि काफी डेवलप तरीके से आज से 5000 साल पहले ऐसे एक तरीके से नगरीय सभ्यता हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में रहती थी, या भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में थी, इसलिए सभ्यता को महान बोला गया है। कहने के कई कारण हैं कि महान क्यों बोला गया, मैंने चीजों को बताया। नगरीय सभ्यता, सबसे पहला तो आप देखेंगे नगरीय सभ्यता, ठीक, सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली, मैं लिख दे रहा हूं, बस मैं रिवीजन के तौर पे लिख रहा हूं, आप समझ जाए। और फिर एक तरीके से विज्ञान प्रौद्योगिकी ले सकते हैं याद दिलाने के लिए। कि आप लोग को याद रहे ये सब। देखिए कभी अगर क्वेश्चन जैसे कि कभी आप कभी अगर यूपी मेंस का अगर पेपर देख रहेंगे या यूपी पीसीएस का मेंस देखेंगे, क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता मेंस में अगर एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु सभ्यता की कुछ विशेषताओं पे मैं टिप्पणी करिए और इस स्थापत्य कला को बताइए, जो भी चीजें थी उसमें उन सब, तो आप विशेषता में इन सब चीजों को पॉइंट नोट डाउन करते इसके बारे में लिख सकते हैं। नगरीय सभ्यता क्यों कही गई और नगरीय सभ्यता थी तो क्यों थी, पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, सड़कें एक तरीके से बायलेटरल पे चीज मतलब सड़कों को काटती थी, सड़कों के दरवाजे एक तरीके से घरों के पीछे के साइड खुलते थे, एक जगह को छोड़ के अपवाद स्वरूप, मैंने बताया था लेक्चर में। फिर सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली, एक तरीके से वर्तमान समय में हम शहरों में देखते हैं, जो आप देखेंगे तो सीवेज प्लांट है, अंडरग्राउंड सीवेज प्लांट होता है जो कि मेन सड़क के मेन होल से जाके मिलता है। ये प्रणाली उस समय भी विकसित थी, जो घर से जो छोटे नाली निकलते थे वो जाके सड़क के मुख्य नालों से मिल जाते थे। ये सब सारी चीजें उस समय भी हमें देखने को मिलती हैं। इसीलिए जब इस साइट का खोज हुआ तो लोग देखकर हैरान हो गए थे कि इतनी सुव्यवस्थित सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में मतलब 5 से 5000 साल पहले रह चुकी है। तो लोगों को अचंभित हुआ। हालांकि वेस्टर्न थ्योरी में कई बार तो बोला गया कि ये एक तरीके से आ रही थे या वेस्ट से ही आए थे, उन सब थ्योरी को, लेकिन उन लोगों के कहने से कोई चीजें बदलती नहीं है। जो चीजें वास्तविक है वो वास्तविक तो है ही। उम्मीद है ये लेक्चर थोड़ा आप लोग को समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मैं उन सब सारे क्वेश्चंस को कराऊंगा। फिर उसी लेक्चर में मैं एक तरीके से वैदिक काल को स्टार्ट करूंगा। मैं बताऊंगा वैदिक काल में कैसे वैदिक आर्यों का आगमन कैसे हुआ। कुछ थ्योरी दी गई कि आर्यों के आगमन से सिंधु सभ्यता का एक तरीके से पतन हुआ, डिक्लाइन, लेकिन इस थ्योरी को उतना मान्य नहीं दिया गया। हालांकि दिया गया है लेकिन उतना एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया इस थ्योरी को। मैंने पहले कल ही बताया कि कौन सी थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया है। इन सब चीजों के बारे में मैं बता देता हूँ कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। मैं शायद इस चीजों को भूल रहा था तो मैं इस चीजों को भी बता देता हूँ कि पतन कैसे हुआ था। तो आइए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण संबंधी कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं। मैं इसको भूल रहा था तो मुझे याद है तो मैं इस चीज को आप लोग को लिखा देता हूँ। क्वेश्चन पूछा एक दो बार। इसमें कुछ मोस्ट जो थ्योरी एक्सेप्ट की गई, एक तरीके से आप देखेंगे तो एक तरीके से बाढ़ को ज्यादा प्रमाणित माना गया, ठीक। एक तरीके से आप फिर देखेंगे तो बाहरी आक्रमण जिंदगी मतलब बाहरी आक्रमण एक तरीके से व्हीलर ने भी बोला था, पिगट ने भी बोला, गार्डन चाइल्ड ने बोला। फिर कुछ थ्योरी महामारी को दी गई है तो खैर उतना एक्सेप्ट नहीं की जाती है थ्योरी। कैनेडी ने दिया था। जलवायु परिवर्तन, आरएस स्टेन और एएन घोष जो कि इंडिया के थे। भूकंप, प्राकृतिक आपदाओं में आएगी, आप रैकर्स देख सकते हैं। बाढ़ सबसे प्रमाणित अगर उसके पतन के कारण को माना गया है तो बाढ़ माना गया। कई किताबों में भी लिखा है। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि मतलब कि सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण है। ऑप्शन में था आपके तरीके से देखेंगे बाहरी आक्रमण भी दिया था, महामारी भी दिया था और जलवायु भी दिया था। मतलब 3 ऑप्शन थे और चौथे ऑप्शन में लिखा था कि इनमें से 2। तो मतलब कई लड़के तो बाढ़ को डायरेक्ट मार के चले आए, लेकिन देखेंगे तो इतनी थ्योरी दी गई तो मतलब कि उस ऑप्शन में ऑप्शन था कि मतलब इनमें से कई, मतलब कि अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर क्वेश्चन आए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे। मोस्ट एक्सेप्टेबल जो एक्सेप्ट की जाती है थ्योरी एक तरीके से बाढ़ माना गया है। जॉन मार्शल और SR राव ने जो दिया था। फिर एक तरीके से जो सबसे एक तरीके से न्यू मतलब नया थ्योरी जो दिया गया IIT खड़गपुर द्वारा दिया गया। मतलब कि उन क्षेत्रों में एक तरीके से जलवायु परिवर्तन हुआ, फिर सूखा पड़ा कई साल तक, 9 साल मतलब एक तरीके से थ्योरी में बताई गई थी कि
9 साल का सूखा पड़ा था, जिसके कारण कि सिंधु सभ्यता का धीरे धीरे डिक्लाइन या फेज जो एक तरीके से पतन की ओर अपनी तरफ लड़खड़ाती चली गई। इसी कारण इस सभ्यता का पतन हुआ, एक महान सभ्यता। उम्मीद है ये लेक्चर थोड़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारी चीजें कवर की है। तब तक के लिए आप लोग ये प्लेलिस्ट में जाइए और देखते रहिए। तब तक के लिए देखिए और चीज़ों को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। सुतल तू।